डियर फ्रेंड्स, बायोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं, देखो यद्यपि मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको परागकोश का परिवर्धन, है ना। थोड़ा सा वो संक्षेप में बताया था। आज मैं शुरुआत में आज अपन को 3 चीजें पढ़नी है बेटा। एक तो परागकोश का परिवर्धन, ठीक है। इसके बाद में अपन हल्की सी बीजांड की संरचना मीन्स मादा युग्मकोद्भिद की संरचना, और सबसे बाद में अपन पढ़ेंगे मादा युग्मकोद्भिद अथवा बीजांड का विकास यानी कि परिवर्धन, है ना। उसके बाद इस पाठ में केवल एक टॉपिक शेष रह जाएगा और वो है बीजांड के प्रकार। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपका कल तक चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर अपन इसी यूनिट का तीसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अपन पढ़ते हैं परागकोश का परिवर्धन। आपको मैं बता चुका हूं कि प्रारंभिक अवस्था में परागकोश सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बना होता है। उसकी सबसे बाहरी परत अधिचर्म कहलाती है। परागकोश के परिवर्धन की प्रक्रिया में अधिचर्म के ठीक नीचे उपस्थित हाइपोडर्मिस की कुछ मृदुतकी कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़े आकार की हो जाती हैं, जिनका जीवद्रव्य सघन होता है, ठीक है। उनका केंद्रक भी अपेक्षाकृत बड़ा होता है। उन कोशिकाओं को प्रप्सु कोशिका कहते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था, आज भी कह रहा हूं, इनको बोलेंगे आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल प्रप्सु कोशिका कैसी होती हैं बेटा? ये हाइपोडर्मल, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन प्रप्सु कोशिकाओं में परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं, प्राथमिक भित्ति कोशिका व प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका निर्मित होती हैं, ठीक है ना। आगे चलिए। दोनों कोशिका बेटा द्विगुणित होती हैं, क्योंकि आपको मैं पिछली कक्षाओं में बता चुका हूं कि परिणत विभाजन एक प्रकार का समसूत्री विभाजन है। क्लियर है? आगे चलिए। प्राथमिक भित्ति कोशिका में परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 अन्य कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। एक तो एंडोथीसियम और दूसरी भित्तीय कोशिका, ठीक है ना। अच्छा, भित्तीय कोशिका में एक बार पुनः परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप मध्य स्तर की कोशिकाएं और टेपिटम, जो कि परागकोश की भित्ति का सबसे भीतरी स्तर है, उसकी कोशिका निर्मित होती हैं, ठीक है। ऐसे समझिए आप। देखो मान लीजिए कि ये मैंने एक प्रप्सु कोशिका बना दी, ठीक है। इस प्रप्सु कोशिका के अंदर प्रथम विभाजन परिणत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिका बन गई। एक तो बन गई प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी बन गई प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, ठीक है। अब इस प्राथमिक भित्तिजन कोशिका में एक बार पुनः परिणत विभाजन हुआ। सुन लिया आपने? परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप इस वाली कोशिका में, है ना। तो देखो ये ऊपर की ओर तो इस कोशिका के विभाजन से बनी 2 कोशिका बन गई, और ये नीचे वाली कोशिका है एज इट इज फिलहाल। तो इस कोशिका में परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी दोनों कोशिकाएं, एक तो बोलते हैं एंडोथीसियम या अंतस्थीसियम की कोशिका, और दूसरी वाली को बोलते हैं भित्तीय कोशिका। बैठ गई होगी आपके समझ में? आगे चलिए। अब देखो ये जो भित्ति कोशिकाएं हैं, थोड़ा सा सुनना, ये तो एंडोथीसियम की कोशिकाएं है, ठीक है ना। और ये बेटा मध्य परत है, भित्तीय कोशिका कह दो,
भित्तीय कोशिका, ठीक है ना। अब इस कोशिका में परिणत विभाजन नहीं होगा, इस कोशिका में नहीं होगा, क्योंकि एंडोथीसियम की परत एक स्तरीय होती है। अब इस परत की कोशिकाएं अनेक एंटीक्लाइनर यानी कि अपनत विभाजनों के द्वारा अधिचर्म के ठीक नीचे एंडोथीसियम की एकहरी परत बना देंगी। जबकि भित्तीय कोशिका जो बनी ना, उसमें अनेक परिणत विभाजन होंगे और परिणत विभाजनों के परिणाम स्वरूप मध्य स्तर की कोशिकाएं बनेंगी 2 से 3, 1 से 3 कह दो, और टेपिटम बनेगी, ठीक है ना। इसको आप ऐसे समझे, देखिए ये तो सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस है, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गई, ठीक है ना। अब सुनते चलना, इसके नीचे मान के चलिए ये प्रारंभिक प्रपसु कोशिका बन गई। फर्स्ट स्टेप में प्रपसु कोशिका के अंदर 2 विभाजन हो गए, मीन्स एक परिणत विभाजन हो गया जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिका बन गई, है ना। इसको तो अपन बोलेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका, और इसको अपन बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। 2 कोशिका बन गई, है ना। अब देखो, इसको तो अभी थोड़ी देर के लिए आप रहने दीजिए, मैं केवल इसी कोशिका की बात कर रहा हूं। मान लो ये मैंने बना दी प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है ना। इस प्राथमिक भित्ति कोशिका में एक बार पुनः परिणत विभाजन करना है ना। तो देखो ये परिणत विभाजन हो गया, और परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 कोशिका बन गई। बोर्ड पे लिखिए, एक को तो अपन बोलेंगे बेटा एंडोथीसियम की कोशिका, एंडोथीसियम सेल, और ये दूसरी वाली कोशिका कहलाएगी बेटा भित्तीय कोशिका, है ना। अब सुनो, इस ऊपर वाली कोशिका में तो अनेक परिणत विभाजन हो जाएंगे, अपनत विभाजन, जिनके परिणाम स्वरूप एक स्तरीय एंडोथीसियम की परत बन जाएगी। और बेटा नीचे वाली भित्तीय कोशिका में पुनः परिणत विभाजनों के परिणाम स्वरूप 2 से 3 कोशिकाएं बनेंगी, ऐसे। तो ये 1 से 3 कोशिकाएं तो निर्माण करती हैं किसका, मध्य स्तर का, और सबसे भीतर वाली कोशिका निर्माण करेगी किसका, टेपिटम का। ये हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये वाली, ये जो अपन ने बना रखी है द्विगुणित होती है। यही कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में परिवर्तित होती है, ठीक है ना। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणु विकसित हो जाते हैं। तो ये बेटा परागकोश के परिवर्धन की प्रक्रिया हो गई। संक्षेप में एक बार मैं बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुने आप। कैसे बोलोगे, देखो प्रारंभिक अवस्था में परागकोश सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक होता है, जो अधिचर्मल कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है ना। आगे आप क्या बोलोगे, परागकोश में अधिचर्म के ठीक नीचे उपस्थित हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं का जीव द्रव्य सघन होता है एवं केंद्रक बड़ा होता है। इन कोशिकाओं को प्रपसु कोशिका या आर्कीस्पोरियल सेल्स कहते हैं, ठीक है। इन कोशिकाओं में प्रथम परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं विकसित होती हैं। एक कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरी कोशिका को प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, प्राथमिक भित्ति कोशिका में एक बार पुनः परिणत विभाजन होता है।
परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप प्राथमिक भित्ति कोशिका 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान से सुने। एक कोशिका को तो बोलते हैं एंडोथीसियम कोशिका और दूसरी कोशिका को कहते हैं भित्तीय कोशिका। ठीक है ना। अब एंडोथीसियम की जो कोशिका आपने बनी है ना, वो विभिन्न अपनत विभाजनों के द्वारा अधिचर्म के ठीक नीचे की ओर एक स्तरीय परत के रूप में एंडोथीसियम स्तर का निर्माण करती है। और बेटा एंडोथीसियम कोशिका के नीचे जो कोशिका बनी भित्तीय कोशिका, वो परिणत विभाजन के द्वारा 1 से 4 नई कोशिकाओं का विकास करती है। सुन लिया सबने, आगे चलिए। भित्तीय कोशिका में परिणत कोशिका, भित्तीय कोशिका में परिणत विभाजनों के परिणाम स्वरूप बनी 1 से 4 कोशिकाओं में से ऊपर वाली 1 से 3 कोशिकाएं विभिन्न अपनत विभाजनों के द्वारा मध्य परतों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। और सबसे भीतर वाली कोशिका टेपिटम विभिन्न अपनत विभाजनों के द्वारा परागकोश की भित्ति की सबसे भीतरी परत टेपिटम विकसित करती है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि परागकोश की भित्ति में बाहर से भीतर की ओर 4 स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एक स्तरीय, 1 से 3 परत के रूप में मध्य परतें और सबसे भीतर की ओर टेपिटम या पोषूतक। ये तो बेटा प्रपसु कोशिका में विभाजन के परिणाम स्वरूप बनी प्राथमिक भित्ति के द्वारा निर्मित होता है, प्राथमिक भित्ति कोशिका के द्वारा निर्मित होता है। दूसरी ओर आ जाइए। दूसरी अपन ने प्रपसु कोशिका में परिणत विभाजन के परिणाम स्वरूप जो कोशिका बनाई थी, उस कोशिका का नाम क्या है? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका ही लघु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के समान कार्य करती है। ठीक है ना। आगे चलिए। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, इसका दूसरा नाम पराग मात्र कोशिका भी है। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित लघु बीजाणु अथवा परागकणों का विकास करती है। तो ये तो पराग कोश के परिवर्धन की प्रक्रिया हो गई। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना। आपको बता देता हूं, बीजांड को अपन मादा युग्म कोदभिद भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है बेटा बीजांड या मादा युग्म कोदभिद। और बेटा इसी को अपन कह सकते हैं गुरु बीजाणु धानी, ये भी इसी का नाम है। ये हो गया है ना। संरचना इसकी आपको मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। एक बार चित्र बनाता चलता हूं और इसकी संरचना को आपको बताता चलता हूं। ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये बीजांड के बीचों बीच में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है। इस संरचना को भ्रूण कोश कहते हैं। क्या बोलते हैं संरचना को? भ्रूण कोश। ठीक है ना। ये जो संरचना मैंने आपके सामने बनाई है, ये 7 कोशिकीय होती है। प्रारंभिक अवस्था में ये अष्ट केंद्रीय होती है ना। लेकिन बीच वाले केंद्रक आपस में फ्यूज होकर एक द्विगुणित केंद्रक का विकास करते हैं। तो बाद में ये सप्त कोशिकीय और सप्त केंद्रकीय संरचना हो जाती है।
ठीक है। भ्रूण कोश के बाहर की ओर बीजांडकाय सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बना एक पोषक ऊतक। अभी संरचना इसकी ढंग से बताऊंगा, अभी चित्र बना रहा हूं। उसके बाद बेटा अध्यावरण शुरू होते हैं। ये अध्यावरण बना दिए, दोनों अध्यावरण बन गए और ये बीजांड व्रंत हो गया, ये हो गया, है ना। तो अब इसमें मैं नाम लिख देता हूं, फिर पूरी की पूरी बीजांड की संरचना या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना या गुरु बीजाणुधानी की संरचना आपको समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मुझे काम पड़ेगा इससे। इसका नाम क्या बता रखा है मैंने? बीजांड व्रंत। ये बिंदु क्या कहलाता है? हाइलम। और ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है? बीजांड। ठीक है ना। अब सुनिए आप, और यहां पर बेटा ये, इसको बोला जाता है बीजांडासन। बीजांडासन मतलब बीजांड का आसन, है ना। तो अब सुनना भी शुरू करें कि बीजांड व्रंत के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। वापस सुनिए, बीजांड व्रंत के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। ठीक है। बीजांड व्रंत के जिस बिंदु पर, यह बिंदु है, बीजांड व्रंत के जिस बिंदु पर बीजांड उपस्थित होता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये बोलना पड़ेगा, बीजांड के सबसे भीतर की ओर भ्रूण कोश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भ्रूण कोश। प्रारंभिक अवस्था में आवृत बीजी पादपों का भ्रूण कोश सप्त कोशिकीय एवं अष्ट केंद्रकीय होता है, लेकिन बाद में परिपक्व होने के पश्चात केंद्रीय भाग में उपस्थित दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज होकर द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। तो ना, परिपक्व होने के पश्चात भ्रूण कोश लिखा है बीचों बीच में गोलाकार रचना, ये सप्त कोशिकीय एवं सप्त केंद्रकीय हो जाती है। अब देखो, इस वाले भाग को बोलते हैं निभाग, ये लिख दिया, ये वाला। और ये वाला भाग कहलाता है बीजांड द्वार। इसको तो बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इस वाले भाग को बोलते हैं चैलेजा इंग्लिश में। तो निभागी सिरे की ओर उपस्थित 3 अगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी कोशिकाएं लिख दिया। तीनों की तीनों कोशिकाएं अगुणित होती हैं। और बेटा, बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित तीनों कोशिकाओं का समुच्चय कहलाता है अंड समुच्चय, जिसमें बीच वाली कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक, जो आकार में सबसे बड़ी होती है, अगुणित होती है, नाशपाती के आकार की होती है। अंड कोशिका के दोनों साइडों में 2 सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये दोनों कोशिकाएं भी अगुणित होती हैं तथा ये कोशिकाएं पराग नलिका को भ्रूण कोश में प्रवेश हेतु मार्ग उपलब्ध करवाती हैं। सुन लिया? भ्रूण कोश के बीचों बीच में ये एक द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित कोशिका होती है। इसे केंद्रीय कोशिका भी कह सकते हैं। ठीक है ना। द्वितीयक केंद्रक हो गया। आगे चलिए। भ्रूण कोश के बाहर की ओर एक पोषक ऊतक पाया जाता है जिसे बीजांडकाय कहते हैं। ठीक है ना। और बीजांडकाय के बाहर क्रमशः बाह्य और अंतः अध्यावरण उपस्थित होते हैं।
तो ये बेटा इसकी संरचना हो गई, बीजांड की संरचना। दोबारा से समझा रहा हूं। पहली बात तो आप ये सुन ले, बीजांड मादा युग्मकोद्भिद और गुरु बीजाणुधानी एक ही बात है, ठीक है ना। अब ध्यान से एक बार आप सभी बच्चे डायग्राम को देख लें। देखिए बेटा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बीजांड बीजांड व्रंत के द्वारा बीजांडासन से जुड़ा रहता है। बीजांड व्रंत के जिस बिंदु पर बीजांड उपस्थित होता है उसे बीजांड व्रंत कहते हैं, सॉरी हाइलम या नाभिका कहते हैं, ठीक है ना। दोबारा बोलता हूं, बीजांड व्रंत द्वारा बीजांड बीजांडासन पर जुड़ा रहता है। बीजांड व्रंत के जिस बिंदु पर बीजांड उपस्थित होता है उसे हाइलम या नाभिका कहते हैं। हो गया काम। अब आगे चलिए। बीजांड के बीचों बीच में एक गोलाकार रचना धसी रहती है, इस रचना को भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है ना। आवृत बीजी पादपों में प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण कोश सप्त कोशिकीय एवं अष्ट केंद्रकीय होता है, ठीक है ना। सप्त कोशिकीय एवं अष्ट केंद्रकीय होता है, लेकिन परिपक्व होने के पश्चात यह सप्त कोशिकीय एवं सप्त केंद्रकीय हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूण कोश को पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश भी कहते हैं। आगे चलिए बेटा। भ्रूण कोश में निभागी सिरे की ओर 3 अगुणित प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बीजांड द्वारी सिरे की ओर 3 अगुणित कोशिकाओं का समुच्चय उपस्थित होता है, बोर्ड पे लिखा है, जिसे अंड समुच्चय कहते हैं। अंड समुच्चय में बीच वाली बड़े आकार की यानी कि नाशपाती के आकार की कोशिका उपस्थित होती है, ठीक है। इस कोशिका को अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं। सुन लिया आपने। अंड कोशिका या मादा युग्मक के दोनों साइड में 2 अगुणित सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, और बेटा ये कोशिकाएं पराग नलिका को भ्रूण कोश में प्रवेश के लिए मार्ग उपलब्ध करवाती हैं, ठीक है। आगे चलिए। भ्रूण कोश के बीचों बीच में एक केंद्रीय कोशिका या द्वितीयक केंद्रक पाई जाती है, द्विगुणित कोशिका होती है। इस कोशिका का निर्माण 2 ध्रुवीय केंद्रकों के संयोजन से होता है, ठीक है ना। आगे चलिए। बीजांड में भ्रूण कोश के बाहर की ओर सामान्य मृदुतकी कोशिकाओं से बना हुआ एक पोषक ऊतक पाया जाता है, जिसे बीजांडकाय न्यूसेलस कहते हैं, ठीक है ना। बीजांडकाय अध्यावरणों के द्वारा घिरा रहता है। देखो 2 अध्यावरण पाए जाते हैं बीजांड के ऊपर, भीतर वाले अध्यावरण को अंतः अध्यावरण तथा बाहर वाले अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण कहते हैं। ऐसा भी ना सोचें कि 2 ही होते हैं। कुछ पादपों के बीजांड अध्यावरणहीन होते हैं, कुछ पादपों के बीजांड पर 1 अथवा 2 अध्यावरण हो सकते हैं, ठीक है ना। पर जनरल बात बताइए आपको कि बीजांड के बाहर क्रमशः अंतः और बाह्य अध्यावरण पाए जाते हैं, ठीक है ना। एक स्थान पर बीजांड अध्यावरणों के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता है, उस स्थान विशेष को बीजांड द्वार कहते हैं, है ना। और बीजांड द्वार के विपरीत सिरे पर निभाग पाया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस निभाग अथवा चैलेजा को अध्यावरणों की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। मतलब कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है,
कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये ना चैलेजा अथवा निभाग अध्यावरणों के उत्पत्ति केंद्र होते हैं। मतलब अध्यावरणों की उत्पत्ति इन्हीं भागों से होती है। ठीक है ना। तो ये हो गई बेटा बीजांड की संरचना, या मादा युग्म कोद्विद की संरचना, या गुरु बीजाणु धानी की संरचना। मिटा रहा हूं। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मादा युग्म कोद्भिद या गुरु बीजाणु धानी या भ्रूण कोश का विकास। भ्रूण कोश के परिवर्धन की प्रक्रिया पढ़ेंगे अब अपन। ठीक है ना। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, प्रारंभिक अवस्था में जो बीजांड होता है ना, चाहे बीजांड काय कह दो, वो ये तो उसकी अधिचर्मल कोशिकाएं हो गई सबसे बाहर वाली, ये मैंने आपके सामने बना दी। और भीतर बेटा हाइपोडर्मिस की कोशिकाएं होती हैं खूब सारी, हाइपोडर्मल कोशिकाएं। ठीक है ना। ये कोशिकाएं तो कौन सी हैं? एपिडर्मल। और ये कोशिकाएं कौन सी हैं? हाइपोडर्मल। अब इन्हीं हाइपोडर्मल कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका आकार में अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ी हो जाती है। ठीक है ना। जैसे देखो ये तो अधिचर्मल कोशिका हो गई, और ये वो बड़ी वाली कोशिका हो गई जिसको अपन हाइपोडर्मल कोशिका कहा है। इस कोशिका को अपन बोलेंगे प्रप्सु कोशिका, या वही आर्किस्पोरियल सेल। इस प्रप्सु कोशिका का निर्माण कहां हुआ है बेटा? बीजांड काय के भीतर। बीजांड काय के भीतर सबसे पहले ये कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, आकार में वृद्धि करती है। सुन ली बेटा, आकार में वृद्धि हो गई। अब इस कोशिका में प्रथम परिणत विभाजन हो जाएगा। परिणत विभाजन, परिणत विभाजन के द्वारा दो कोशिका बन जाएंगी। एक तो प्राथमिक भित्ति कोशिका पहले की तरह, और एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ठीक है ना। अब ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका अपन ने बना रखी है, यह कोशिका, इसी के बारे में बोल रहा हूं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका में कोई विभाजन तो होता नहीं है, ये तो ना भित्ति का निर्माण करती है, और ये कोशिका बिना विभाजन के गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में बदल जाती है। और बेटा ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो द्विगुणित है, ये मियोसिस के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का विकास करती है। और ये चारों के चारों अगुणित गुरु बीजाणु एक रेखिक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। सुन लिया आपने। इनमें से बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, और निभागी सिरे की ओर उपस्थित केवल 1 गुरु बीजाणु सक्रिय होता है। और यही एक गुरु बीजाणु आगे जाके मादा युग्म कोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास करता है।
ठीक है ना। तो ये इसके परिवर्धन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो आप सुनो एक बार, ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। देखिए आपने क्या सीखा, देखो बेटा, सबसे पहले तो गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा बहुत सरल है। गुरु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। एक बार परिभाषा को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुने आप, बहुत सरल परिभाषा है। गुरु बीजाणु धानी में द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है ना। आगे चलिए बेटा, देखो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया में एक गुरु बीजाणु धानी में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, गौर करना थोड़ा सा, गुरु बीजाणु धानी में एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। चारों के चारों अगुणित गुरु बीजाणु एक रेखिक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, ध्यान रखना। जबकि चौथा अगुणित गुरु बीजाणु जो निभाग की ओर उपस्थित है, केवल वही गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है और वही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे जाके मादा युग्म कोदविद अथवा भ्रूण कोश का विकास करता है। तो बेटा ये याद रखना पड़ेगा, एक इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूं कि चूंकि, ध्यान से सुने, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के दौरान एक अगुणित गुरु बीजाणु के सक्रिय होने से मादा युग्म कोदविद अथवा भ्रूण कोश का विकास होता है। अतः इस प्रकार के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे भाई साहब, एक बीजाणुज या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखिए गुरु बीजाणु धानी द्विगुणित होती है बिना किसी विभाजन के, लिख दिया मैंने, बिना विभाजन। यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। सुन लिया, ये कोशिका भी द्विगुणित होती है और इस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं और ये चारों के चारों गुरु बीजाणु एक रेखिक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। रेखिक चतुष्क, कितने गुरु बीजाणु बन गए? कुल 4, है ना। इन चारों गुरु बीजाणुओं में से, जैसे इसको बीजांड द्वारी सिरे वाला कह देता हूं, इसको निभाग वाला कह देता हूं, तो बीजांड द्वारी सिरे वाले तीनों के तीनों लघु गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। या यूं कह लीजिए कि ये तीनों के तीनों गुरु बीजाणु इस सक्रिय गुरु बीजाणु के द्वारा पोषण में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे चलिए, केवल एक अगुणित गुरु बीजाणु शेष बचा रहता है और यही अगुणित गुरु बीजाणु जो शेष बचा हुआ है बेटा, भ्रूण कोश या मादा युग्म कोदभिद का विकास करता है, ठीक है ना। मादा युग्म कोदभिद का विकास करता है। तो आप मुझे बताइए
भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास कितने गुरु बीजाणुओं के परिवर्तन से हुआ? केवल एक। इसीलिए इस प्रकार के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज विकास कहते हैं। ठीक है ना, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद अपन मादा युग्मकोद्भिद और भ्रूण कोश का फर्दर डेवलपमेंट पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बोलनी है बेटा आपको गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा। कैसे बोलोगे? गुरु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। मतलब यहां से और यहां तक का प्रोसेस तो गुरु बीजाणु जनन हो गया। अब आगे सुने, गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु निर्मित होते हैं। ठीक है, जिनमें से बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित 3 अगुणित गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित 3 अगुणित गुरु बीजाणु जो सक्रिय रह गया ना एक गुरु बीजाणु, उसके द्वारा पोषण में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। ठीक है ना, उसके द्वारा पोषण में प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। कुल मिलाकर के 3 तो नष्ट हो जाते हैं और केवल एक गुरु बीजाणु ही शेष रह पाता है। और जो गुरु बीजाणु शेष रह जाता है, इसी गुरु बीजाणु को, मतलब यही गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश के परिवर्धन हेतु प्रयुक्त होता है। तो आप एक बात गौर करें कि देखिए, मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास चूंकि एक अगुणित गुरु बीजाणु से होता है ना, अतः इस प्रकार के डेवलपमेंट को एक बीजाणुज अथवा मोनोस्पोरिक प्रकार का डेवलपमेंट कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया था कि मोनोस्पोरिक या एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप इसमें कैसे बोलेंगे बेटा कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के दौरान एक द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु विकसित होते हैं। देखो, यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है ना, और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी? द्विगुणित। इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु निर्मित हो गए। 4 अगुणित गुरु बीजाणु निर्मित हो गए। और बेटा लघु बीजाणु जनन से अलग, वहां पर तो क्या होता है कि लघु बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले लघु बीजाणु, आपको पढ़ाया था मैंने, 4 से 5 प्रकारों में विन्यासित हो सकते हैं। गुरु बीजाणु जनन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाले समस्त गुरु बीजाणु एक रेखिक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, ऐसे। ठीक है ना। अब आपको इसमें यह बात याद रखनी पड़ेगी बेटा कि गुरु बीजाणु जनन की क्रिया के दौरान एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उत्पन्न होने वाले चारों गुरु बीजाणुओं में से केवल एक गुरु बीजाणु सक्रिय रहता है, निभाग की ओर वाला, जबकि 3 अगुणित गुरु बीजाणु जो कि बीजांड द्वारी सिरे की ओर उपस्थित होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
3 नष्ट हो जाते हैं। या यूं कह सकते हैं बेटा कि चारों गुरु बीजाणुओं में से जो एक सक्रिय गुरु बीजाणु होता है उसके द्वारा पोषण के रूप में शेष 3 गुरु बीजाणु प्रयुक्त कर लिए जाते हैं, है ना। अब केवल एक ये निभाग वाला गुरु बीजाणु सक्रिय बचा। यही सक्रिय गुरु बीजाणु आगे जाके मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास करता है। अतः इस प्रकार के विकास को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या एक बीजाणुज विकास कहते हैं। ठीक है ना। अब अपन भ्रूण कोश का विकास करते हैं। भ्रूण कोश या मादा युग्म कोदविद का विकास, कोदविद का विकास। ये और सुन लीजिए थोड़ा सा, देखिए ध्यान से सुनना। ये मैंने अगुणित गुरु बीजाणु बना दिया बेटा। क्या बना दिया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद का विकास एक सक्रिय अगुणित गुरु बीजाणु से होता है, बताया था ना। इसीलिए तो उसका नाम अपन ने मोनोस्पोरिक या एक बीजाणु विकास कहा था। तो देखो ये मैंने आपके सामने अगुणित गुरु बीजाणु बना दिया। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो अगुणित गुरु बीजाणु के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, इसका आकार और आयतन बढ़ता है। यह बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। भाई बीजांडकाय के भीतर ही तो है ये। सोच के देखो, जब इसके आकार और आयतन में वृद्धि होगी तो क्या ये बीजांडकाय के अधिकांश भाग को नहीं घेरेगा? घेरेगा। आगे चलिए। इसके पश्चात बेटाओ इसके भीतर अनेक छोटी छोटी रिक्तकाएं विकसित होती हैं, है ना। बाद में वो रिक्तकाएं आपस में संयुक्त होकर के बड़े आकार की हो जाती हैं। बैठ गई आपके समझ में? अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। गुरु बीजाणु का अगुणित केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रकों का विकास करेगा। एक केंद्रक ये बन गया, दूसरा केंद्रक ये बन गया। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगुणित गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 अगुणित केंद्रकों का विकास करेगा। अब आपको मैं बता ही चुका हूं कि इसके भीतर रिक्तकाएं बनती हैं। तो बेटा रिक्तकाओं के दीर्घीकरण के कारण ये दोनों केंद्रक अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। भाई बीच में से एक केंद्रक उत्तरी ध्रुव पर यानी कि ऊपर और दूसरा दूसरे ध्रुव पर पहुंच जाता है। अच्छा मुझे आप बताइए अब तक कितनी बार समसूत्री विभाजन हो गया है इसमें? 1 बार, है ना। गुरु बीजाणु का अगुणित केंद्रक, गौर करना, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 अगुणित केंद्रकों का विकास करता है। रिक्तकाओं के दीर्घीकरण के कारण दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। अब बेटा ध्रुवों पर उपस्थित दोनों केंद्रकों में 2 बार समसूत्री विभाजन और होगा। और बेटा पहली बार समसूत्री विभाजन हुआ तो दोनों ध्रुवों पर कितने कितने केंद्रक बन गए? 2-2। अब तक 2 बार समसूत्री विभाजन हो चुका। उसके पश्चात ध्रुवों पर उपस्थित दोनों केंद्रकों में, ध्यान से सुनना, ध्रुवों पर उपस्थित दोनों केंद्रकों में एक बार पुनः समसूत्री विभाजन हुआ तो दोनों ध्रुवों के ऊपर कितने कितने केंद्रक बन गए? 4-4। तो आप मुझे बताइए कि भ्रूण कोश के परिवर्धन की प्रक्रिया में कुल कितनी बार समसूत्री विभाजन होता है? 3। और 3 बार समसूत्री विभाजनों के परिणाम स्वरूप भ्रूण कोश परिवर्धित होते हुए भ्रूण कोश के भीतर कुल कितने ध्रुवीय केंद्रक बन जाते हैं? 8। याद रखना पड़ेगा, है ना। अब बेटा क्या होता है,
ध्रुव पर, एक ध्रुव पर 4 केंद्रक हैं, दूसरे ध्रुव पर 4 केंद्रक हैं। अब दोनों ध्रुवों पर उपस्थित 4-4 केंद्रकों में से एक एक ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के मध्य भाग में आ जाते हैं। मतलब 2 ध्रुवीय केंद्रक तो भ्रूण कोश के मध्य में आ गए, ठीक है, और तीन ध्रुवीय केंद्रक एक शीर्ष पर और अगले 3 ध्रुवीय केंद्रक दूसरे ध्रुव पर। बैठ गया आपके समझ में? आगे चलिए। अब बेटा कोशिका व्यक्ति का निर्माण होता है ना, दोनों साइड में, दोनों क्या बीच में भी। ये कोशिका व्यक्तियां बन गई, कोशिका व्यक्तियां बन गई, और कोशिका व्यक्तियों के बनने के कारण निभागी सिरे की ओर 3 अगुणित प्रतिमुखी कोशिकाएं और बेटा बीजांड द्वारी सिरे की ओर 3 अगुणित कोशिकाओं का समुच्चय अंड समुच्चय निर्मित हो जाता है। अंड समुच्चय में बीच वाली कोशिका आकार में बड़ी और नाशपाती के समान होती है, जिसे अंड कोशिका और मादा युग्मक कहते हैं। और अंड कोशिका के दोनों साइड में 2 सहायक कोशिकाएं निर्मित हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच वाले दोनों ध्रुवीय केंद्रकों का क्या हुआ। तो बेटा एक बार बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर का यह प्रश्न आ चुका है कि बीच वाले दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयुक्त होकर के द्विगुणित हो जाते हैं और बेटा द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। इसीलिए इस भ्रूण कोश के मध्य में उपस्थित कोशिका को द्वितीयक केंद्रक कहा जाता है। तो अब तो आपको लगने लगा होगा कि मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास किस प्रकार होता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं बेटा, 2-3 बातें सुनिए आप। देखो कि चूंकि आवृत बीजी पादपों में भ्रूण कोश का विकास एक गुरु बीजाणु के परिवर्धन से होता है, अतः इस प्रकार के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या एक बीजाणुज विकास कहते हैं। बात नंबर पहली है ना। बात नंबर दूसरी, आवृत बीजी पादपों में पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश पाया जाता है, जो प्रारंभिक अवस्था में 7 सेल्ड एवं 8 न्यूक्लिएटेड होता है ना, लेकिन परिपक्व अवस्था में 7 सेल्ड एवं 7 न्यूक्लिएटेड हो जाता है, क्योंकि बीच वाले दोनों ध्रुवीय केंद्रक, दोनों अगुणित ध्रुवीय केंद्रक आपस में संयुक्त होकर के निर्माण कर देते हैं किसका? द्वितीयक केंद्रक का। तो बेटा ये सारी बात आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इस पाठ के अंदर केवल एक टॉपिक बचा हुआ है और वो है बीजांड के प्रकार, है ना। उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश के विकास की प्रक्रिया को आप दोबारा से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास एक बीजाणुज प्रकार का होता है, क्योंकि मादा युग्मकोद्भिद अथवा भ्रूण कोश एक अगुणित गुरु बीजाणु के परिवर्धन से विकसित होता है। अब कैसे होता है भाई साहब, वो आपके सामने संक्षेप में मैंने बोर्ड पे लिख दिया और अब मैं बोल रहा हूं, है ना। सबसे पहले क्या होता है कि अगुणित गुरु बीजाणु बीजांड काय के भीतर अपने आकार में वृद्धि करता है। गुरु बीजाणु का आकार और आयतन बढ़ता है और वह बीजांड काय के अधिकांश भाग को घेर लेता है, ठीक है ना। गुरु बीजाणु, सक्रिय गुरु बीजाणु के भीतर अनेक छोटी छोटी रिक्तकाएं विकसित हो जाती हैं। बाद में वो रिक्तकाएं आपस में जुड़कर बड़ी रिक्तकाओं का निर्माण करती हैं। आगे चलिए बेटा। गुरु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 अगुणित गुरु बीजाणु, या यूं ही कह दो 2 अगुणित केंद्रकों का निर्माण करता है। रिक्तकाओं के दीर्घीकरण के कारण
दोनों के दोनों अगुणित केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। अब इन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों ध्रुवीय केंद्रकों के अंदर 2 बार समसूत्री विभाजन होते हैं, है ना। दूसरे नंबर वाला समसूत्री विभाजन होगा तो ध्रुवों पर 2-2 ध्रुवीय केंद्रक निर्मित हो जाएंगे। फिर सभी केंद्रकों में एक बार पुनः समसूत्री विभाजन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवों पर ध्रुवीय केंद्रकों की संख्या 4-4 हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों ध्रुवों पर से एक एक ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश परिवर्धित होते हुए भ्रूण कोश के केंद्र में आ जाएंगे, है ना। कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया के शुरू होते ही निभागी सिरे की ओर 3 अगुणित प्रतिमुखी कोशिकाएं और बीजांड द्वारी सिरे की ओर 3 अगुणित कोशिकाओं का समुच्चय अंड समुच्चय निर्मित हो जाएगा, ठीक है ना। अंड समुच्चय की बीच वाली कोशिका आकार में बड़ी होती है, नाशपाती के समान होती है। इस कोशिका को अंड कोशिका या मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलिए बेटा। एक बात गौर करना कि बीच वाले दोनों केंद्रक आए थे ना, दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक परिवर्तित होते हुए भ्रूण कोश के बीच वाले भाग में दोनों केंद्रक आपस में संयुक्त होकर के द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब आप बड़े आसानी से 2 बातें कह सकते हैं। एक बात तो आप ये कह सकते हैं बेटा कि गुरु बीजाणु से मादा युग्म कोशविद अथवा भ्रूण कोश का विकास एक बीजाणुज अथवा मोनोस्पोरिक प्रकार का होता है, यानी कि मादा युग्म कोशविद के अंतर्गत मादा युग्म कोशविद के विकास के अंतर्गत एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होकर गुरु बीजाणु बनाता है। पॉलीगोनम प्रकार प्रारंभिक अवस्था में 7 कोशिकीय एवं अष्टकेंद्रकीय, ठीक है। लेकिन बाद में परिपक्व होने के पश्चात 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, ठीक है ना। अब यहां से आगे की कहानी, यानी कि अब अपना कौन सा टॉपिक बचा है इस दूसरे पार्ट में, बीजांड के प्रकार, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। और ये आप सब पढ़ लेना, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना।